नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स। पॉइंट नंबर 47 है, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो जब वो हीमोग्लोबिन वगैरह ब्रेकडाउन होता है तो आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, अब दो तरह का होता है, एक होती है हीमोसिड्रोसिस जिसमें जनरल डेपोजिशन होती है आयरन की। ठीक है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें कोई टिश्यू डैमेज वगैरह नहीं होता। ठीक है, अगर हीमोक्रोमेटोसिस होती है इसमें डैमेज होता है लिवर में। ठीक है, जाके जो है ना वो कम्युलेट रहता है एक्स्ट्रा आयरन और अदर ऑर्गन्स में और हमारे पास जो है ना वो डैमेज कॉज करता है। अब हमारे पास मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है वो हाइपोकैल्सीमिया भी करवाती है साथ साथ। ठीक है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन और मल्टी ट्रांसफ्यूजन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस या हीमोसिड्रोसिस दोनों करा सकता है। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन में हमारे पास हाइपरकैलीमिया होता है और हाइपोकैल्सीमिया होती है। ठीक है, अ पेशेंट अंडरगो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन नाउ हैव टॉल टी वेव्स। तो हमें पता है हाइपरकैलीमिया कराती है। ठीक है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन इज एट रिस्क ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। थैलेसीमिया पेशेंट अंडरगो फ्रीक्वेंट मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, हीमोसिड्रोसिस या फिर हीमोक्रोमेटोसिस दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, आफ्टर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डेवलप पेन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लिवर इन्वॉल्व हो गया, फेरेटिन है 600 पे गई हुई है। ठीक है, कॉजेज हीमोक्रोमेटोसिस। 22-year-old पेशेंट वुमेन हैज़ अ congenital anemia है, require multiple transfusions of RBCs for many years. On physical examination she has no significant finding, however liver dysfunction shows reduced serum albumin. Which of the following findings would likely appear in a liver biopsy specimen? तो hemosidrin in the hepatocytes हमें मिलेगी। ठीक है, ये आ जाती है। अब हमारे पास है जो जेवीपी में हमारे पास इंक्रीज ए वेव होती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। ठीक है, हाँ हमारे पास जो है ना वो जेवीपी में ए वेव आती है, सी वेव आती है, वी वेव आती है। दोनों असेंट्स होते हैं, दो डिसेंट होते हैं, एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट आता है। ठीक है, जो ए वेव होती है सबसे पहले, फिर हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी सी वेव होती है, फिर हमारे पास एक्स डिसेंट आ जाता है, फिर हमारे पास वी और देन हमारे पास वाई डिसेंट आ जाती है। ठीक है, अब जो ए वेव है और सी वेव किस लिए होती है? ए वेव हमारे पास होती है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो सी वेव है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइकस्पिड बल्ज करता है बैक टू द एट्रियम, तो हमारे पास सी वेव आ जाती है। ठीक है, ए वेव पे हमेशा हमारे पास जो है ना वो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता है ए वेव में प्रॉपरली तो एब्सेंट होती है ए वेव इन एट्रियल ए वेव में। आर वी कंट्रैक्शन सी वेव शो करती है क्रॉस ट्राइकस्पिड बल्ज टू द एट्रियम। एक्स डिसेंट जो है वो एट्रिया जैसे रिलैक्स करता है एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज ट्राइकस्पिड वेल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जब ट्राइकस्पिड रिगर्ज है इसमें जो क्या होता है कि हमारे पास रिलैक्स एट्रिया रिलैक्सेशन प्रॉपरली इसलिए ऐसी नहीं होती क्योंकि बार बार जो है ना ट्राइकस्पिड वो रिगर्ज कर रहा, बार बार रिगर्ज की वजह से बार बार जो है ना वो ट्राइकस्पिड वेल्व जो है उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज नहीं हो रहा तो हमारे पास जो है ना वो एक्स डिसेंट एब्सेंट हो जाती है ड्यूरिंग एट्रियल रिलैक्सेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्ज। जो वी वेव है वो है इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट दैट क्लोज ट्राइकस्पिड वेल्व। तो जब एट्रियल फिलिंग हो रही होती है नॉट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो हमारे पास तब वी वेव आती है, और जब हमारे पास राइट एट्रियम जो है वो एम्प्टिंग हो रही होती है इनटू द राइट वेंट्रिकल तो हमारे पास आती है वाई डिसेंट। ठीक है, राइट एट्रियम एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल तो हमारे पास वाई डिसेंट आ जाती है, और ए वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, और जो सी वेव है वो राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है इनडायरेक्टली। ठीक है, और जो एक्स है वो एट्रियल रिलैक्सेशन को, और वी वेव जो है वो प्रेशर ज़्यादा होने को, प्रेशर ज़्यादा वी पी से याद रखें विलिंग फिलिंग इंक्रीज एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट द ट्राइकस्पिड वेल्व। अब हमारे पास जो है अपने का ए वेव एब्सेंट होती है एफिम में, और जाइंट ए वेव होती है इन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, और हमारे पास जो है ना विलिंग जो है ना वो रिगर्ज ट्राइकस्पिड रिगर्ज में जाइंट वी वेव होती है, जाइंट ए वेव होती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में, जाइंट वी वेव होती है ट्राइकस्पिड रिगर्ज में। एक्स डिसेंट भी ट्राइकस्पिड रिगर्ज में एब्सेंट होती है हमारे पास, क्योंकि जो है ना वो क्लोज्ड रिगर्ज होना चाहिए इसके लिए, लेकिन वो नहीं होता तो रिगर्ज में एक्स डिसेंट एब्सेंट होता है। वाई डिसेंट जो है ये कार्डिक टेम्पोनेट सीटी में एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि पेरिकार्डाइटिस में प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, पेशेंट ऑफ माइटल स्टेनोसिस एफिब वाली चीज़ आ जाती है इसमें। ठीक है, हमेशा जहाँ पे स्टेनोसिस होती है तो वहाँ पर एफिब आता है और वहाँ पे ए वेव एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, जाइंट ए वेव हमने कहा ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होती है। डाइक्रोटिक नोज हमें पता है जब क्लोजिंग ऑफ द एओर्टिकल फिश हम पढ़ चुके हैं। लार्ज ए वेव हमें पता है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होती है। सी वेव शोज द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, सी वेव हमें क्या शो कर रही थी? आरबी कंट्रैक्शन, तो राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन
सी वेव शोज क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है हमारे पास जो है ना वो क्लोजर द ट्राइकस्पिड होता है, विच वाल्व JPP शोज will be absent in the mitosis. A wave, C wave during occurred during the, हमने कहा C wave इसके राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे दो या बल्जिंग का। B wave रिप्रेजेंट्स नियरली आइसोवोल्यूमेटर की रिलैक्सेशन, ये वाला एम्स की भी आता है, ठीक है। इसमें ट्राइकस्पिड क्लोज होती है हमारे पास, ठीक है। और राइट एट्रिया जब फीलिंग हुई जा रही होती है उसकी, ठीक है, और उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है B वेव के अंदर, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन JPP ड्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, इंक्रीज AVP ड्यू टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, ठीक है।